जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के पार्ट सी लॉ। ये 20 नंबर का आता है आरएस के मेंस एग्जामिनेशन में। इसमें 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो में लॉ को। इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिलेबस में 5 टॉपिक्स दे रखे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए हैं। ऑनरशिप, लाइबिलिटी, पर्सनालिटी, राइट्स एंड ड्यूटी, एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़ जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स, प्रोस्पेक्टस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तीसरा टॉपिक है क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पोक्सो। फोर्थ आता है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। और फिफ्थ आता है इंपॉर्टेंट लैंड लॉज इन राजस्थान इंक्लूडिंग राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। अब PYQs का एनालिसिस देखते हैं कि किस टॉपिक्स में से कितने मार्क्स के या किस टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रही है अभी तक। तो पिछले 3 पेपरों का एनालिसिस करें 2021, 2018, 2016 का, तो ये पता लगता है कि जो लैंड लॉज हैं उनका वेटेज अच्छा खासा रहता है। दूसरे नंबर पे आपका कंटेम्प्रेरी लीगल इशू और तीसरे नंबर पे क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, इनका वेटेज रिलेटिवली ज़्यादा रहता है। ये PYQs दे रखे हैं मैंने पिछले 3 साल के 3 पेपर्स के 2016, 2018 और 21 के 2 नंबर में पूछे जाते हैं। बेसिकली 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जैसे कि राइट डाउन 2 एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन एज डिफाइंड बाय सालमंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास इसमें। अब आप 5 नंबर में देखिए, डू यू एग्री टू द व्यू दैट द एक्सप्रेशन एनुअल रजिस्टर एज यूज्ड इन द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 इज वाइडर देन द एक्सप्रेशन रिकॉर्ड्स इन दिस। ये वाला एक्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है। तो ऐसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे इसके। अभी 2021 में जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन आ रखा था स्टेट द कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स अंडर द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। 2 नंबर में पूछा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, डिफाइन एक्सप्रेशन राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट गिवन अंडर द वर्क प्लेस एक्ट, डिफाइन नजूल लैंड, डिफाइन रिलेटिव एज पर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट। तो ऐसे सिंपल डेफिनेशंस 2 नंबर की पूछते हैं इसमें से, या फिर कोई कॉन्सेप्ट 2 नंबर का है 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। आज के टॉपिक में बात करेंगे अपन ऑनरशिप एंड पोजेशन। ऑनरशिप क्या होती है और पोजेशन क्या होता है, इसका बेसिकली डिफरेंस देखेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे। तो ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप क्या होती है? ऑनरशिप होता है मालिकाना हक। तो ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कई चीज़, कोई कमोडिटी तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं कि भाई जो हाथ में लेके घूमे वही ये रही ऑनरशिप। ये एक लीगल राइट होता है, लीगल कॉन्सेप्ट होता है। लीगल कॉन्सेप्ट होता है किसका? लीगल रिलेशन का। किसके बीच में? बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग। किस चीज़ का रिलेशन होता है? टू एक्सरसाइज सर्टेन राइट्स। मतलब आप देखिए, ऑनरशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट विच डिनोट्स a legal relation of between whom a person who is a owner and between a thing or object. What kind of relation? To enjoy, to exercise certain rights. That is a ownership. Ownership include what? Ownership include right to possess, right to use, right to transfer, even right to destroy the property is also a ownership right. अब अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, और कई बार 2 नंबर में सीधा पूछ लिया जाता है कि डिफाइन पोजेशन एज गिवन बाय द जॉन सैलमंड और सालमंड। सैलमंड का बड़ा नाम है इस जूरिस्प्रूडेंस में। देखते हैं ऑस्टिन सालमंड। तो अभी देखते हैं ऑस्टिन क्या बोलते हैं ऑनरशिप के लिए, और फिर आगे देखेंगे सालमंड क्या बोलते हैं। तो ऑस्टिन ये बोलते हैं कि ownership is a legal right that arises
from recognition and information. Ownership is a legal right that arise from the recognition and enforcement of the law. मतलब जो ये ऑनरशिप है ये एक राइट है, वो कब आता है? जब उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है। रिकॉग्नाइज किसके द्वारा करा जाता है? स्टेट के द्वारा या लॉ के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज कराया जाता है और उसी के द्वारा उसको इन्फोर्स करा जाता है। सपोज करो ये मेरी कमोडिटी है, अब ये मेरी है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ऐसे तो हर कोई व्यक्ति आके बोल देगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये प्लॉट मेरा है। लेकिन ऑस्टिन ये बोलता है कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है, या स्टेट या गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी एक्स पर्सन की है, तो ही माना जाएगा। और उस प्रॉपर्टी को इन्फोर्स कराने के लिए, सपोज करो प्रॉपर्टी तो मेरी है, टाइटल मेरे पास है, लेकिन उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो उस कब्जे को हटाना, उसकी इन्फोर्समेंट करना, ये भी स्टेट का काम होता है। जहां ये दोनों काम होते हैं, इन्फोर्समेंट एज वेल एज रिकॉग्निशन, वो ऑनरशिप है एज पर दी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन के हिसाब से ये होता है। ये बोलते हैं कि जो राइट्स होते हैं, जो ऑनरशिप राइट है, वो ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। ऑनरशिप का जो राइट है विच इज ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्टिन बोलते हैं कि जो ऑनरशिप का जो रिलेशनशिप है वो एक ऑनर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। वेरी ट्रू, अभी हमने देखा था। ये बोलते हैं कि जो पोजेशन है वो एक तरीके का एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब दैट कैन नॉट बी शेयर। ऑफकोर्स मतलब आगे जाके उसको लीज पे देना वो अलग बात है, लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि द ऑनर थ्रू द लीगल सिस्टम possesses certain exclusive right and powers over the object। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपकी जो ऑनरशिप है किसी पर्टिकुलर चीज पे, वो उसकी रिकॉग्निशन, उसका इन्फोर्समेंट किसी स्टेट या गवर्नमेंट से आना चाहिए, तो वो आप उसके ऑनर हो। ऑस्टिन के हिसाब से ये डेफिनेशन होती है। ये भी ये बात करते हैं कि राइट टू ऑनरशिप इंक्लूड राइट टू पोजेस, राइट टू यूज, राइट टू एंजॉय, ट्रांसफर, डिस्पोज, सब्जेक्ट टू द लीगल लिमिटेशंस। अब बात करते हैं ऑस्टिन की, आगे बात करते हैं। ऑस्टिन के अनुसार इन्होंने 3 एलिमेंट दिए हैं ऑनरशिप के। क्या क्या? इनडेफिनेट यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड ड्यूरेशन। इनडेफिनेट यूजर का मतलब हो गया द ऑनर ऑफ थिंग इज फ्री टू यूज और मिस यूज द थिंग, कि उनका एब्सोल्यूट राइट है कैसे भी यूज करे उस चीज का। जो ऑनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से यूज भी कर सकता है और मिस यूज भी कर सकता है। अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि ही इज एब्सोल्युटली फ्री टू डिस्पोज इट टू एनीवन, कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी, आई वांट टू गिव इट टू द चैरिटी, आई वांट टू गिव इट टू द एक्स पर्सन और वाई पर्सन, आई एम फ्री टू डू सो। तो अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उस पर किसी का बाउंडेशन नहीं है उसको किसी और पे देने के लिए। अनलिमिटेड ड्यूरेशन, ऐसा नहीं है कि भाई ड्यूरेशन किसी और पीरियड के लिए मिले, कि भाई सपोज करो आपका ये ओनरशिप हो, लेकिन आप ओनरशिप 50 साल के लिए हो, वो 50, अगर जहाँ पे ड्यूरेशन आ गया तो वो ओनरशिप नहीं है, वो लीज एग्रीमेंट हो गया एक तरीके से। सो अनलिमिटेड ड्यूरेशन मतलब ओनरशिप ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी कट शॉर्ट एंड द ओनर कैन कंटिन्यू टू बी द ओनर एज लॉन्ग एज ही लाइक्स। कोई ऐसा स्टिपुलेशन नहीं है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि भाई आप ओनरशिप, आप इस लैंड की ओनरशिप इसी टाइम के लिए रहोगे या उसी टाइम के लिए रहो। हाँ ऑफकोर्स अगर आगे जाके कोई व्यक्ति विल क्रिएट करता है तो वो अलग बात है। अब बात करते हैं सेलमेंट की। सेलमेंट क्या बोलते हैं? सेलमेंट बोलते हैं कि जो ओनरशिप है इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंस सिग्निफिकेंस डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट दैट इज वेस्टेड इन हिम। वही डेफिनेशन सेलमेंट भी बोलते हैं कि भाई वो जो एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? ऑनर और उसकी प्रॉपर्टी के बीच में। सेलमेंट एम्फसाइज दैट ऑनरशिप कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ राइट्स सिमिलर टू अदर लीगल स्कॉलर्स। वो ये बोलते हैं कि जो ऑनरशिप है वो सिर्फ एक ही राइट नहीं, उसके अंदर बहुत सारे राइट्स होते हैं। ऑनरशिप विल कंसिस्ट राइट टू possess, ownership will consist right to use, ownership will consist right to enjoy, right to exclude anyone to
भाई मैं अपनी, ये मेरी लैंड है सपोज करो ये वाली, तो इस लैंड पे मेरा राइट है कि भाई मैं इसमें किसी को अंदर अलाउड नहीं करूँ, किसी को भी अलाउड नहीं करूँ, ये मेरा राइट है, राइट टू एक्सक्लूड, भाई इस मेरी लैंड पे ये एक्स पर्सन नहीं आना चाहिए, तो दैट इज़ माई राइट, आई कैन सर्टेनली एक्सरसाइज दैट राइट। उसके बाद बोलते हैं सालमन आल्सो एक्नॉलेज दैट ऑनरशिप इज नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट। भाई हमारे यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, भाई स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई हाईवे बनाना हो और आपकी ज़मीन बीच में आ रही है, तो आपको उचित मुआवजा देके आपसे ज़मीन ले लेंगे, तो उस पर आपकी जो ऑनरशिप है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब जो ऑनरशिप है वो 4 राइट्स होती है, ऑनरशिप कंसिस्ट ऑफ 4 राइट्स। पहला राइट हो गया यूजिंग द थिंग, कि जो आपके पास चीज़ है उसका यूज़ करना, उसको एक्सक्लूड करना किसी और के द्वारा यूज़ करने से, उसको डिस्पोज करना, आप किसी को उसको देना चाहते हो किसी को, या फिर और किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आपको जैसे मन है आप उसको किसी को भी दे सकते हो। और दूसरा डिस्ट्रॉइंग इट, सपोज़ करो आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप नहीं चाहते, भाई मेरे पास सपोज़ करो ये फ़ोन है, मैं नहीं चाहता, मैं इसको किसी को देना भी नहीं चाहता, मैं किसी को गिफ्ट भी नहीं करना चाहता, तो आई हैव अ राइट टू डिस्ट्रॉय दैट माई प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो ऑनरशिप विल कंसिस्ट ऑफ 4 राइट, यूजिंग द थिंग, एक्सक्लूडिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट, डिस्पोजिंग ऑफ द थिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट। अब एसेंशियल्स देख लेते हैं ऑनरशिप के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। राइट टू यूज़, घूम फिरा के वही चीज़ आएगी, राइट टू यूज़ कैपिटल, राइट टू द कैपिटल और एलिनिएशन, राइट टू इनकम, राइट टू पोजेस, राइट टू मैनेज। राइट टू यूज़ का तो मतलब सीधा सीधा होगा कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर है उसका मैं ऑनर हूँ और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये देखते हैं राइट टू द कैपिटल और एलिनेशन क्या बोलता है। तो ऑनर हैज अ एब्सोल्यूट राइट ऑफ एलिनेटिंग विद द थिंग, एंड नॉन ऑनर में पोजेस अ थिंग बट द ही कैन नॉट ट्रांसफर इट ऑनरशिप। मतलब इसका ये हो गया कि भाई सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने रेंट पे दे दी, तो पोजेशन तो टेनेंट के पास होगा, लेकिन उसका ऑनर मैं अभी भी हूँ। वो टेनेंट उसको किसी को डिस्पोज नहीं कर सकता, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसको राइट टू यूज़ मैंने अपना डेलीगेट करा इन फॉर्म ऑफ टेनेंसी, इन फॉर्म ऑफ टेनेंट। राइट टू पोजेस, द ऑनर ऑफ थिंग हैज़ अ राइट टू पोजेस इट एंड द ऑनर हैज़ एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द थिंग। भाई अगर मैंने फ़ोन खरीदा तो मेरे पास उसका राइट है मैं उसको अपने पास रखूँ, ये मेरा राइट है। दूसरा है कि राइट टू मैनेज, द ऑनर हैज़ द राइट टू मैनेज, दैट इज ही हैज़ द राइट टू डिसाइड हाउ एंड बाय whom द थिंग शैल बी यूज्ड। भाई सपोज करो मेरे पास कोई वीडियो गेम है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ उसको कि भाई ये मेरे को किसी को खेलने देना है या नहीं, मैं किसी को उसके साथ शेयर करूँगा या नहीं करूँगा। मैं उसका मैनेजर हूँ एक तरीके से, मुझे मैनेज करने की, मैं इसको कैसे देख रहे कैसे मैनेज कर रहा हूँ उस प्ले स्टेशन का। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑनरशिप। इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरेस्ट्रिक्टेड एट पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, राइट टू पोजेस, राइट टू एग्जॉस्ट, डिस्ट्रॉय मैंने अभी आपको बताया, रेजिड्यूरी कैरेक्टर। कई बार क्या होता था, ऑनर में रेलिंक्वेश नंबर ऑफ राइट्स इन रिलेशन टू द थिंग ही ओन्स, दिस डज नॉट एब्सोल्व हिम ऑफ हिज। भाई कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने उसको टेनेंट लीज पे दे दिया किसी को, तो मेरा राइट टू पोजेस चला गया, राइट टू मैनेज भी चला गया थोड़े हद तक। लेकिन ये सब राइट जाने के बाद भी मेरी ऑनरशिप नहीं जा सकती, मैं उसका ऑनरशिप रहूँगा, मैं उसका ऑनर रहूँगा। क्यों? क्योंकि आई वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, आई वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड द लॉ इन्फोर्स दैट राइट टू ऑनरशिप। अगर सपोज करो कल को मैंने किसी को टेनेंट को दिया अपना हाउस रेंट पे, वो खाली ना करे, तो आई कैन गो टू द कोर्ट that see I given my flat to the person, he is not vacating it, please help me. They will help me to vacate the flat. Or right to destroy, I already explained. अब ये होते हैं कि ऑनरशिप कैसे आती है। भाई ठीक है, ऑनरशिप हमने पढ़ लिया ऑनरशिप क्या होती है, लेकिन ऑनरशिप आती कैसे है? कोई ज़मीन का टुकड़ा वो मेरा कब बनेगा? वो ज़मीन का टुकड़ा मेरे पास बनने के 2 ही तरीके हैं, ऑनरशिप आने के 2 ही तरीके हैं। एक होता है ओरिजिनल मोड, एक होता है डेरिवेटिव मोड। देखते हैं ओरिजिनल मोड क्या होता है। ओरिजिनल मोड वो होता है कि जिसमें
द रिजल्ट ऑफ सम इंडिपेंडेंट पर्सनल एक्ट ऑफ द एक्वायरर हिमसेल्फ। मतलब सपोज करो कि जब सोसाइटी बन रही थी, मतलब आज तो हम डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं, सब चीज़ों के पास लीगल है, लॉ है, डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रिमिटिव स्टेज की। प्रिमिटिव स्टेज में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे होता है कि भाई कोई लैंड थी जिसका कोई ओनर था ही नहीं। आज की डेट में जो कोई भी लैंड है जिसका ओनर नहीं है, उसका ओनर स्टेट है। लेकिन उससे भी आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, जहाँ प्रिमिटिव स्टेज थी, वहाँ पे ओनरशिप इज एक्वायर्ड ओवर प्रीवियसली ओनरलेस लैंड। ये हो गया एब्सोल्यूट मोड। ओरिजिनल मोड का सब पार्ट है एब्सोल्यूट मोड। दूसरा पार्ट आता है एक्सटेंटिक मोड। इन दिस मोड देयर इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस ओनरशिप बाय एन इंडिपेंडेंट एडवर्स एक्ट ऑफ पार्ट ऑफ एक्वायरर। सपोज करो एक ओनर था किसी लैंड पे, लेकिन वो ओनर वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया किसी भी कारण से। सपोज करो एक गांव था, गांव में 100 लोगों की पॉपुलेशन थी, बाढ़ आई, गांव ही खत्म हो गया। अब गांव ही खत्म होगा, कोई है ही नहीं उसको पोजेस करने वाला, उस पर क्लेम करने वाला कि भाई ये हमारा राइट है। ऐसी प्रॉपर्टी को कोई एक्वायर करता है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी के पास आती है, तो वो होती है बाय वे ऑफ एक्सटिंक्टिव मोड। दूसरा आता है एक्सेसरी मोड। इन दिस मोड रिक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेशन। आपने सपोज करो मैं एक राजा हूँ, एक एक्स सिटी मेरे पास है, मैंने हमला कर दिया वाई सिटी पे। अब वाई सिटी को डिफीट कर दिया। अब वाइट सिटी की जो टेरिटरी मैंने एनेक्स कर लिया मैंने, तो वो एक्सेक्शन में मेरे पास आ जाएगी वो प्रॉपर्टी, मैं उसका राइटफुल ऑनर हो गया। अब सेकंड मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप आता है डेरिवेटिव मोड। अब डेरिवेटिव का मतलब आप शब्द से लगा सकते हैं कि ड्राइव हो रहा है, ये ओनरशिप किसी और से ड्राइव हो रही है हमारे पास। तो कैसे हो रही है? व्हेन ओनरशिप इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्रीवियस ओनर, इट इज ड्राइव्ड बाय द फॉलोइंग। मतलब सपोज करो मैं ओरिजिनल ओनर हूँ, मेरे पास एक लैंड का टुकड़ा आ गया, अब मैं इसको किसी को बेच रहा हूँ, तो जो दूसरी पार्टी के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है वो डेरिवेटिव मोड से ट्रांसफर हो रहा है, वो ओरिजिनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से नहीं हो, ओरिजिनल मोड ऑफ ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसका सब पार्ट होता है टाइटल ऑफ प्रायर ओनर। In the agreement, a title is acquired with the consent of the previous owner. What is said? A title is acquired with the consent of the previous owner. It is only limited to the contracts but includes all the bilateral acts which create an interest. Such an agreement may either be grant or may be assignment. मतलब मैंने जो एग्जिस्टिंग ओनर है उसकी परमिशन से या उसको कोई कंसिडरेशन दिया, उसको पैसा दिया है, उसकी परमिशन से मैंने उसका टाइटल ट्रांसफर कराया, तो ये क्या हो गया? टाइटल ऑफ प्रायर ओनर। दूसरा होता परचेज। परचेज सिंपल बाय वे ऑफ परचेज इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, भाई ये एक्स अमाउंट लो, आपकी ये लैंड मुझे दे दो, ये बाय वे ऑफ परचेज हो गया। दूसरा होता गिफ्ट। इट शुड बी वॉल्यूंटरी एंड विदाउट कंसिडरेशन, इट मे बी मूवेबल और इमूवेबल गुड। मतलब गिफ्ट तभी माना जाएगा जब विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब फ्री में, उसके बदले में हम कोई पैसा नहीं लेना चाहिए, ना ही कैश और ना ही काइंड। कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम मेरा ये काम करवा दो, मैं आपको बदले में मेरी ज़मीन की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये गिफ्ट नहीं हुआ। गिफ्ट वो होगा कि भाई मैंने जाके किसी चैरिटी में या किसी एक्स पर्सन को कोई चीज़ गिफ्ट दे दी, बिना उससे बदले में लिए, बिना कुछ लिए उसके बदले में मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, तो वो गिफ्ट हो गया। दूसरा सक्सेशन होता है कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, पहले दादा के पास थी, फिर पिताजी के पास, फिर हमारे पास, तो ये सक्सेशन हो गया फ्रॉम फादर टू नेक्स्ट जनरेशन। अब टाइप्स ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं। मोड ऑफ एक्विजिशन तो कर लिया कि भाई ओनरशिप कैसे आती है। अब टाइप्स ऑफ ओनरशिप देखते हैं कि ओनरशिप कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। इसका सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो कॉर्पोरियल का मतलब वो होता है जो टेंजिबल हो, और इनकॉर्पोरियल का मतलब होगा जो इंटेंजिबल हो, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एक टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें दिख रही है अपनी आंखों से, दुकान, घर, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद। इंटेंजिबल भी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स एक्सेट्रा। तो possession of a material goods
is referred to an corporeal ownership where the ownership of a right is referred to as incorporeal ownership. जैसे आपको बताया टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं वो कॉर्पोरियल हो गया, जिसको हम छू नहीं सकते प्रॉपर्टी को इनकॉर्पोरियल होगा। सपोज करो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है, हम उसको छू नहीं सकते लेकिन प्रॉपर्टी है, तो इनकॉर्पोरियल ओनरशिप हुई उसके ऊपर। दूसरा आता है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप ये होता है कि हमने एक ट्रस्ट बनाया, हमने कोई चीज़ उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं किसी और के बिहाफ पे। द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय टू पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच ओनरशिप। सपोज करो ट्रस्टी होते हैं एक ट्रस्ट के, तो ट्रस्टी इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ ड्यूटी एंड हिज ओनरशिप इज रेफर्ड टू अ ट्रस्ट ओनरशिप। मतलब वो मीन टाइम का एक ट्रस्टी होता है जो उस चीज़ की देखभाल कर रहा है और मीन टाइम उसको यूज़ भी कर रहा है, पोजेस भी कर रहा है और ऑन भी कर रहा है। इस टाइप की जो ओनरशिप होगी ट्रस्टीशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप होगी, और उससे जो बेनिफिशियरीज को फायदा मिल रहा है वो बेनिफिशियल ओनरशिप हो गई। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ए प्रॉपर्टी इज गिवन टू ए ऑन ट्रस्ट ऑफ बी। ए प्रॉपर्टी इज गिवन टू ए ऑन ट्रस्ट ऑफ फॉर बी, देन ए इज ट्रस्टी एंड बी इज बेनिफिशियरी। सपोज करो कि एक ट्रस्ट बनाया गया कि भाई गरीब लोगों के लिए यहाँ पे दिन में 2 बार खाना मिलेगा। इस ट्रस्ट के द्वारा गरीब लोगों को 2 बार खाना मिलेगा। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए कुछ ट्रस्टी आ गए, तो वो जो ट्रस्टी है वो तो ट्रस्टी एक वो वाले हो गए किसके लिए बनाए, वो गरीब खानों के लिए, तो गरीब व्यक्तियों के खाने के लिए, तो जो गरीब व्यक्तियों को बेनिफिशियरी हो गए और जो ट्रस्टी चला रहे हैं वो ट्रस्टी हो गए। तो ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, इस तरीके की उस ट्रस्ट की ओनरशिप होगी। अब बात करते हैं लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। एक होता है राइट एंड रेम और एक राइट एंड पर्सोनम, पहले वो समझते हैं। राइट एंड रेम का मतलब होता है राइट इन रेम इज अ राइट एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एट लार्ज। सपोज करो जो लीगल ओनरशिप है, अब मेरा एक प्लॉट है वो मेरे नाम है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री, पूरा सब काम मेरे पास, कागजी दस्तावेज सारे पूरे हैं। तो वो जो पोजेशन है मेरा उस लैंड पे वो राइट एंड रेम है, उस पर कोई भी इलीगली या कोई भी किसी तरीके का ओनरशिप नहीं जता सकता। पूरे विश्व के खिलाफ मेरे पास वो राइट है उस ज़मीन को लेके, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, पूरे विश्व कोई भी नहीं आके उस मेरी ज़मीन को नहीं ले सकता। ये तो हो गया राइट इन रेम। राइट इन रेम इज एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एट लार्ज। दूसरा होता है राइट इन पर्सोनम, एन इंटरेस्टेड प्रोटेक्टेड सोलली अगेंस्ट अ पर्सन, solely against specific individual gives the person rights against a one person or party or to the contract। सपोज करो राइट इन पर्सनम का ये हो गया कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये ज़मीन मेरे को खरीदनी इतने अमाउंट में, मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि यस, तो ये वाला जो इन्फोर्समेंट है वो आपके खिलाफ ही कर सकता हूँ मैं पूरे दुनिया के खिलाफ नहीं कर सकता भाई तुम भी ज़मीन बेचो, तुम भी ज़मीन बेचो, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो राइट क्रिएट हुआ, आपकी जो ड्यूटी क्रिएट हुई है वो इस एग्रीमेंट से हुई है। मेरा राइट आपके खिलाफ और आपकी ड्यूटी मेरे लिए क्रिएट हुई है। ऐसे राइट्स को बोलेंगे राइट इन पर्सोनम। एक दो व्यक्तियों के बीच में जो राइट हो वो राइट इन पर्सोनियम में हुआ, और जो वर्ल्ड एट लार्ज जो मिलता है हमें वो राइट इन रेम हो गया। राइट इन रेम हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ये भी राइट इन रेम होगा कि पूरे वर्ल्ड के खिलाफ मिलता है वो हमें कहीं, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी स्टेट भी नहीं कर सकता, अनटचेबिलिटी कोई प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप। वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप क्या बोलती है? इट मीन्स ओन समथिंग कंप्लीटली विदाउट एनी कंडीशन। ये हो गया वेस्टेड ओनरशिप, कोई कंडीशन है ही नहीं, एब्सोल्यूट ओनरशिप है आपके पास। सपोज इफ यू बाय ए कार विद कैश, यू हैव ए वेस्टेड ओनरशिप ऑफ दिस कार, पूरे एब्सोल्यूटली आपने कोई लिया और आपके वो हो गया। लेकिन कंटीजेंट ओनरशिप उसका मतलब ये होता है कि यू हैव अ कंप्लीट एंड अनकंडीशनल, नहीं सॉरी ये वेस्टेड का ही है। वेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक बार दोबारा देखते हैं। वेस्टेड का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ परमानेंट खरीद ली, एब्सोल्युटली खरीद ली, उसका आपके ऊपर अनकंडीशनल ओनरशिप है, आप उसके साथ किसी को शेयर नहीं कर सकते, आपको उसको किसी के साथ देना भी नहीं है,
आपको जैसे मर्जी आए, जैसे वो 4 राइट्स अपने पीछे देखे थे उस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अनकंडीशनल है। लेकिन कंटिंजेंट ऑनरशिप है तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें कंडीशनल होती है वो चीज़ें, उसमें कंडीशनल होती है। कंडीशनल जैसे कि भाई ऑनरशिप इज फ्लॉड एंड ओनली बिकम एब्सोल्युटली व्हेन फुलफिल ऑफ सर्टेन कंडीशन। भाई सपोज करो आपने एक गाड़ी ली किस्त पे कार खरीदी, आपने इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कराया आपने और आपने गाड़ी खरीद ली। जब आपने वो गाड़ी खरीदी आप ओनर तो बन गए उसके, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन बाय आपको उसकी ईएमआई पे करनी है। अगर आपने जब वो ईएमआई पे नहीं करी तो आपकी ओनरशिप उसके पास चली जाएगी, तो ये कंटिंजेंट ऑनरशिप हुई। इसमें आपका एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल ऑनरशिप नहीं हुई। अनकंडीशनल ऑनरशिप तब होगी जब आपकी जो कंडीशन है ईएमआई पे करने की वो फुलफिल हो जाती है, जब आपको बैंक से एनओसी मिल जाता है तो वो बन जाएगा आपका वेस्टेड ऑनरशिप। एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, ए में लीव हिज प्रॉपर्टी टू बी, ए में लीव हिज प्रॉपर्टी टू बी हु विल देन पास इट टू सी अपॉन बीज डेथ। C's ownership is conditional as he will only receive the property after B's death। इसमें ये बोलता है कि जो A है उसने कुछ प्रॉपर्टी B को दी, ये बोल के दी कि भाई तू ये C को दे देना जब तू मरे। C के पास कब आएगी वो? जब C के पास तब आएगी, C की ओनरशिप तब हुई। C की ओनरशिप क्या हुई है? कंटिंजेंट हुई, कंडीशनल ओनरशिप हुई उसकी। भाई A ने तो बोला यही था कि भाई ये प्रॉपर्टी सी को देना, लेकिन कब देना? जब तू मर जाए, जब बी की डेथ हो जाए तब सी को देना। तो सी मीन टाइम में कंटिंजेंट ऑनरशिप और एब्सोल्यूट और वेस्टेड ऑनरशिप किसके पास आ गई? बी के पास। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। सोल मतलब सिंगल और को ओनरशिप जॉइंट आदमी। किसी प्रॉपर्टी का आप सिंगल ऑनर हो किसी प्रॉपर्टी की तो सोल ओनरशिप होगी, और को ओनरशिप मतलब जॉइंट में जब आप हस्बैंड वाइफ के साथ ले रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ले रहे हैं, तो पार्टनर्स जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ को ओनरशिप हो गई। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ऑनरशिप की। एब्सोल्यूट सबसे ही क्लियर हो रहा है कि देयर नो वन एल्स हैज़ एनी क्लेम टू द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द ओनर हु हैज़ अ फुल राइट। लिमिटेड ऑनरशिप होती है कि जहाँ रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी यूज, ड्यूरेशन, डिस्पोजल, राइट्स, मतलब आपके उसको जो राइट्स है वो लिमिटेड है, आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। सपोज करो आपकी फैक्ट्री है, अब आपकी फैक्ट्री है, उसमें आप रेजिडेंशियल एरिया के पास आपकी फैक्ट्री है, तो आपको सर्टेन कंडीशन होगी कि भाई आपकी फैक्ट्री का टाइम इतने से इतना होना चाहिए, आपकी फैक्ट्री से पॉल्यूशन इतना नहीं होना चाहिए, आपकी फैक्ट्री का नॉइज़ पॉल्यूशन इतना नहीं होनी चाहिए, आपकी फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो इस हिसाब से होने चाहिए। तो कंडीशनल ऑनरशिप है, उस पर एब्सोल्यूट ऑनरशिप नहीं है, वो लिमिटेड ऑनरशिप है वहाँ पर आपकी। अब बात करते हैं पोजेशन की। पोजेशन का सीधा अगर सिंपल बात करें तो फिजिकल कंट्रोल होता है। इसका मतलब कि भाई मेरा किसी के पास फिजिकल कंट्रोल है किसी चीज़ पे, तो वो पोजेशन हो गया मेरे पास। सपोज करो फ़ोन है मेरे हाथ में, तो इसका पोजेशन मेरे पास है, भले इसकी ओनरशिप किसी और के पास हो, इसके कागज़ या इसका डॉक्यूमेंट किसी और के पास हो। सपोज करो जैसे हम अपनी बाइक या कार हम अपने फ्रेंड को दे देते हैं कि भाई मैं वहाँ तक जाके आता हूँ, तो जिस टाइम हमने उसको पोजेशन ट्रांसफ़र करा है कि ये मीन टाइम तक, सपोज करो 1 घंटे के लिए ये इस व्यक्ति के पास रहेगी, तो ये व्यक्ति उसका पोजेशन उसके पास होता है, उसका ऑनरशिप नहीं होती। ऑनरशिप तो हमारे पास ही रहती है उसके बावजूद। तो पोजेशन मीन्स फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट। इट एक्सप्रेस द क्लोजेस्ट रिलेशन ऑफ फैक्ट दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ थिंग और अ पर्सन हु पोजेस इट। In law, possession means it includes not only physical control over a thing but also intention to exercise the physical control also. सपोज करो हमने दोस्त को बाइक तो दे दी, लेकिन आगे जाके पंचर होगी बाइक। अब पंचर होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको ठीक कराएं, या तो वो ये भी बोल सकता है भाई मेरी बाइक थोड़ी मैं छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन पोजेशन उसके पास तब उसकी इंटेंशन भी होगी, नहीं ये गाड़ी बाइक मेरे पास ही रहे और मेरे पास ही रहेगी तो उसको पंचर इसका रिपेयर कराना पड़ेगा। Example, A has an article in his hand. In other words, he is in the possession of that article. The person who is in possession is known as possessor. Definition देखते हैं possession की। possession की definition क्या है? जॉन सैलमन बोलते हैं possession is a continuing exercise of a claim of the exclusive use of object. Continuing exercise और exclusive यूज़ करने का राइट है मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट का।
7 ही बोलते हैं कि इंटेंशन कपल्ड विद फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम द यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोजेशन। 7 ही बोलते हैं कि मेरे पास इंटेंशन तो होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने की, मेरे पास फिजिकल पावर भी होनी चाहिए कि मैं दूसरे को एक्सक्लूड कर सकूं उसके पोजेशन से। हेनरी मैंने बोलते हैं कि फिजिकल डिटेंशन कपल्ड विद इंटेंशन टू होल्ड द थिंग्स डिटेन्ड एज वंस ओन। फिजिकल डिटेंशन मतलब मैंने उसको अलग से अपने पास रख लिया, विद इंटेंशन टू होल्ड मतलब ये भी बात कर रहे हैं फिजिकल कंट्रोल प्लस इंटेंशन। फेडरिक पोलैक क्या बोलते हैं कि द अपेरेंट कंट्रोल फ्रॉम द यूज ऑफ विच ही अपेरेंट पावर टू एक्सक्लूड अदर्स। ये भी बोलते हैं कि भाई आपके पास उसका अपेरेंट कंट्रोल होना चाहिए और आपके पास इतनी पावर भी होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसको पोजीशन से एक्सक्लूड कर सको। वो हो गई पोलैक की डेफिनेशन। हेरिंग क्या बोलते हैं? हेरिंग बोलते हैं कि वेन एवर अ पर्सन लुक्ड लाइक ऑनर इन अ रिलेशन टू अ थिंग ही इज अ पोजेशन ऑफ अनलेस पोजेशन वर डिनाइड बाय रूल ऑफ। मतलब जब तक वो पोजेशन उसका ऑनर दिख रहा है, सपोज करो मेरे पास फ़ोन है तो इन जनरल कोई यही बोलेगा कि हाँ ये ऑनर भी इसी का होगा, ये फ़ोन इसी का होगा तो यही ऑनर होगा इसका। कैटेगरीज ऑफ पोजेशन, पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ, दो कैटेगरी में बटा हुआ है। पोजेशन इन फैक्ट का मतलब हो गया कि मेरे पास मेरे हाथ में कोई चीज़ है, फिजिकल कस्टडी है मेरे पास एक आइटम की। Physical custody of item does not have to be continuous. It refers to a physical control over something. It refers to a thing's de facto possession. मतलब टेनेंट है, टेनेंट फ्लैट का पोजेशन है टेनेंट के पास, लेकिन वो ऑनरशिप नहीं है उसके पास। तो वो जो पोजेशन हुआ वो पोजेशन इन फैक्ट है। अब ऑनरशिप, आप देखो एक चीज़ का पोजेशन एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है तो ऑनर के पास होगा या तो टेनेंट के पास होगा। लेकिन हमने ओनरशिप में पढ़ा है कि भाई राइट टू पोजेस ओनरशिप ऑनर के पास भी होता है। लेकिन टेनेंसी में क्या होता है, जो टेनेंट के पास जो पोजीशन होता है वो डिफैक्टो पोजीशन होता है, वो होता है फैक्ट पोजीशन इन फैक्ट। लेकिन उसका जो राइट टू पोजेस है ऑनर का वो खत्म नहीं हो जाता, उसके पास भी पोजीशन होता है। लेकिन वो पोजीशन कौन सा होता है? पोजीशन इन लॉ और डी जूरे पोजीशन। द पोजीशन इन लॉ, द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन द आइज ऑफ लॉ इज रेफर टू अ पोजीशन इन लॉ। भाई कागज देखेंगे कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री तो पर्सन एक्स के नाम पे हो रखी है, तो कानून की आंखों में क्या लगेगा? कानून की नज़र में तो ये लगेगा ना कि ये एक्स ही इसका ऑनर है। इसको डी ज़ूरे पोजीशन भी बोलते हैं। इन मोस्ट केसेस समवन हु हैज़ द डिफेक्टिव पोजीशन ऑफ समथिंग इज आल्सो पोजेस डी ज़ूरे पोजीशन ऑफ इट। हाउएवर दिस माइट नॉट बी इन द केस इन ऑल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, if a driver has a possession of his employer's car but the real owner according to law is the employer। भाई कोई गाड़ी चला रहा है ड्राइवर तो उसके पास उस मीन टाइम पोजीशन हो सकता है, लेकिन इसका असली ओनर तो उसका जो मालिक है वही है, उसके पास डिफेक्टो है लेकिन ओनर के पास डी जूरे पोजीशन है। अब एलिमेंट देखते हैं पोजीशन के क्या है। एनिमस पोजिडेंडी। एलिमेंट देखते हैं एनिमस पोजिडेंडी और कॉर्पस पोजेशनिस। एनिमस पोजिडेंडी का मतलब ये होता है कि इंटेंशन टू पोजेस ए थिंग। लॉ में इंटेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपकी इंटेंशन है भी नहीं है करने की। इट डील्स विद अ सब्जेक्टिव एंड अ मेंटल इंटेंशन टू पोजेस अ थिंग। इट डील्स विद अ सब्जेक्टिव एंड मेंटल एलिमेंट विच denotes a strong desire to possess the thing. Here the possessor must have a strong intention to possess a thing. He must have exclusive claim. Corporous मतलब यहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए उसकी बंदे की पोजेस करने की। कॉर्पोरस पोजेशन में मतलब होता है कि फिजिकल पोजेशन। सपोज करो ऑनर है, ऑनर के पास में इंटेंशन होती है इसके पोजेस करने की, लेकिन जो फिजिकल पोजेशन है वो तो टेनेंट के पास होता है। अकॉर्डिंग टू सेवनी, द एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ओवर थिंग इज कॉल्ड कॉर्पस पोजेशनिस। द फिजिकल कंट्रोल गिव्स एन assumption that others will not interfere with it. Possessor must present personally and physically possess. The possession of a thing extend to accessories too. फ़ोन खरीदा आपने, फिर फ़ोन के साथ एक्सेसरीज भी आई,
कार खरीदी, कार के टायर भी आपके, कार की सनरूफ भी आपकी, सीट भी आपकी। तो ऑब्जेक्ट एंड इट्स एसेसरी बोथ। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ पोजेशन। काइंड्स ऑफ पोजेशन क्या है? काइंड्स ऑफ पोजेशन कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल, जैसे आपको पहले बताया था। पोजेशन ऑफ मटीरियल थिंग, जैसे जो चीज़ें दिखती हो आपको, जिसको आप छू सकते हो, वो तो हो गया कॉर्पोरियल। और इनकॉर्पोरियल हो गया कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा, इनका इनकॉर्पोरियल पोजीशन हो गया। दूसरा आता है मीडिएट एंड इमीडिएट पोजीशन। मीडिएट पोजीशन का मतलब होता है जो पोजीशन मिलता है में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, पोजीशन थ्रू थर्ड पर्सन। और इमीडिएट में मिलता है डायरेक्ट पोजीशन। एग्जाम्पल से देखते हैं। X has a car which he leaves with his driver. The possession of the driver will be immediate, whereas the possession of X will be mediate. भाई जैसे डी फैक्टो और डी जूरे वाली बात हुई थी, उसका मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन भी उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मीन टाइम के लिए मीडिएट और इमीडिएट तो मैं ही हूँ उसका, लेकिन मीन टाइम पे मैंने वो पोजीशन किसी को दे दिया तो वो हो गया मीडिएट पोजीशन। दूसरा होता है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि पर्सन इज इनिशियली होल्डिंग द लैंड ऑफ ए बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन एंड सब्सिक्वेंटली सेटिंग अप हिज ओन क्लेम एज अ ट्रू ओनर ऑफ द लैंड। सपोज करो आपके पास, आपने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति वाई को दे दी कि भाई आप मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी लो। अब जो व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो व्यक्ति का 10 साल से कुछ अता पता ही नहीं है, 10 की जगह 15 भी हो गए, 20 भी हो गए। जो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी ना वो अब असर्ट हो गया कि मैं ही ओनर हूँ अब इस जमीन का, तो वो एडवर्स पोजीशन हो गया। दूसरा होता है कंकरेंट और डुप्लीकेट। 2 पर्सन कैन बी पोजीशन ऑफ द सेम थिंग। सपोज करो टेनेंट है, 4 टेनेंट एक में रह रहे हैं, 2 टेनेंट एक में रह रहे हैं, तो वो कंकरेंट पोजीशन हो गया। दूसरा होता है डेरिवेटिव पोजीशन। डेरिवेटिव पोजीशन में होता है ही ड्राइव्स टाइटल फ्रॉम द पर्सन हु एंटर्स द थिंग। एग्जांपल ए वॉच रिपेयर। बस सपोज करो मैंने अपनी घड़ी रिपेयर कराने के लिए वॉच उसको दी, वॉच रिपेयर को। अब उसने वो घड़ी अपने पास से रखी अंटिल मैं उसकी पेमेंट नहीं करता। जब तक मैं उसकी पेमेंट नहीं करता तब तक वो मेरे को पोजीशन नहीं देगा। तो ऐसे पोजीशन को जो उसके पास है वो डेरिवेटिव पोजीशन है। किसके पास? जो वॉच मेकर है उसके पास जो पोजीशन है वो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि उसने ड्राइव करा है मेरे से, और वो पोजीशन मेरे पास तब तक नहीं आएगा जब तक मैं उसकी पेमेंट नहीं कर दूंगा। काइंड्स ऑफ पोजीशन, डिफेक्टो पोजीशन एंड डी जूरे पोजीशन। डिफेक्टो का मतलब रियल फिजिकल कंट्रोल ऑफ द थिंग विच इज एक्सक्लूसिव अदर्स एंड एनिमस एंड कॉर्पस ओवर द मटीरियल। डी जूरे का मतलब होता है कि पोजीशन इन लॉ। De jure possession exists when a person's claim thing is as his own and natural, non-legal by way of occupying the things, etc. Legal possession भी बोलते हैं डी जूरे को। In case of de jure possession, it is just possible that a man I have ceased to live in the house but without intending to abandon it for the good of the owners. तो 2 प्रकार का पोजीशन होता है, डिफेक्टो पोजीशन और डी जूरे पोजीशन। डिफेक्टो किसका होगा? टेनेंट का। डी जूरे किसका होगा? ओनर का। काइंड्स ऑफ पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब होता है कि ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, नॉट एक्चुअल पोजीशन, इट इज पोजीशन इन लॉ और नॉट पोजीशन इन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ अ बिल्डिंग। मैंने अपने सर्वेंट को बोला कि ये की आप पर्सन ए को दे के आओ। अब वो जो की है वो मीन टाइम में पोजीशन तो उसी के पास है, पर वो मालिक नहीं बना। पोजीशन, ऐसे पोजीशन को कंस्ट्रक्टिव पोजीशन बोलेंगे कि हमने किसी को भेजा को डिलीवरी करने किसी गुड्स की, तो जो गुड्स डिलीवरी का टाइम, जैसे जोमेटो से हमने फूड ऑर्डर करा, तो फूड जो डिलीवरी गाय होता है, फूड पिकअप करने से फूड डिलीवरी तक के पास जो फूड का पोजीशन उसके पास होता है, वो पोजीशन कौन सा? वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होगा। अब पोजीशन एक्वायर करने का क्या मोड है? 3 मोड है। बाय वे ऑफ टेकिंग, बाय वे ऑफ टेकिंग, बाय वे ऑफ डिलीवरी, बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय वे ऑफ टेकिंग में होता है कि हमने ऑनर से कंसेंट नहीं ली उसकी पोजीशन लेने से पहले। सपोज करो मेरे घर में मैंने फ्रेंड्स को इनवाइट करा, उसने मेरे से बिना पूछे मेरा चश्मा ले लिया, तो पोजीशन में तो उसके पास चला गया। तो ये पोजीशन कैसा हुआ? बाय वे ऑफ टेकिंग।
बाय डिलीवरी विद द कंसेंट ऑफ ओनर, मैंने खुद ही उसने बोला यार चश्मा मेरे को दे दे, मैंने उसको खुद ही दे दिया चश्मा, तो ये हो गया बाय वे ऑफ डिलीवरी। अब बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो कल को क्या बोलता है कि भाई वो चश्मा मेरा था और मैं उसको इन्फोर्स कराता हूँ ये तेरे घर में क्या कर रहा है, उसने कंप्लेंट करी और पुलिस ने आके और रिकवरी करा के उसको वापस पोजीशन दिला दिया। तो बाय वे ऑपरेशन ऑफ लॉ भी पोजीशन मिल जाता है हमें। अब ऑनरशिप और पोजीशन में डिफरेंस देख लेते, कई बार ये भी 5 नंबर में आ सकता है। पोजीशन क्या होता है? एविडेंस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है? ये एब्सोल्यूट राइट होता है। पोजीशन डिफेक्टो, डी जुरे, ऑनरशिप डी जुरे होती है। पोजीशन गारंटी ऑफ द फैक्ट, इट इज़ ए गारंटी बाय द लॉ ऑफ द लॉ, इट इज़ रिलेटेड टू अ फैक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू अ राइट। Possession does not always include ownership, but ownership always include a possession. Possession exclude other except owner. Ownership exclude interference. Possession developed civilization. मतलब जो possession है वो civilized, मतलब ये बोला जाता है ownership से पहले possession आया था। ownership का तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोला जाता है लीगल सिस्टम के साथ, पर possession तो प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सोसाइटी से आता रहा है कि भाई जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती रही, उन्होंने किसी लैंड पे कब्जा करा और वो उनके पोजीशन में आ गई। लेकिन ऑनरशिप वो डेवलप्ड हुआ है पोजीशन के बाद। पोजीशन प्रोवाइड पोजेसरी रेमेडीज़ और ऑनरशिप प्रोवाइड प्रोप्राइटरी रेमेडीज़। जैसे सपोज करो पोजीशन के खिलाफ आप किसी कोर्ट में जाते हैं कि भाई मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा, तो आपको पोजीशन दिला देगा, पर ऑनरशिप नहीं दिलाएगा आप। ऐसा ही ऑनरशिप में होता है, ऑनरशिप के लिए आप लड़ोगे तो आपको पोजीशन भी मिल जाएगा और ऑनरशिप भी मिल सकती है। पोजीशन का ट्रांसफ़र होता है वो लेस टेक्निकल होता है, जबकि ऑनरशिप का तो टेक्निकल होता है ट्रांसफ़र, क्योंकि भाई आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र डीड करना पड़ेगा, रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। पोजीशन तो हम बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और ओरल पोजीशन भी किसी को दे सकते हैं। तो ये इतना ही था आज की वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा वो वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।